अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इकोसिस्टम, जिस तरह कि आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी बिल्कुल सेपरेटली अकेला नहीं रह सकता। हर ऑर्गेनिज्म के आसपास, उसके करीब, उसके एनवायरनमेंट में कुछ ऑर्गेनिज्म ज़रूर होते हैं उसका। और ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर हो सकते हैं, सेम स्पीशीज के मेंबर हो सकते हैं, और ये मुसलसल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, जिस तरह सॉइल है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, मिनरल्स एटसेट्रा, यानी अपने इन्वायरमेंट के साथ भी ये इंटरेक्ट करता है। और जब ये इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन मीन्स के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या एक दूसरे पर एक असर डाल रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन अगर किसी स्पेसिफाइड या डिफाइंड स्पेस में हो, डिफाइंड प्लेस में हो, तो ये ऑर्गेनिजम्स और तमाम ऑर्गेनिजम्स और उनका जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, ये एक सिस्टम बनाता है, और उस सिस्टम को हम इकोलॉजिकल सिस्टम या सिंपल इकोसिस्टम कहेंगे। इवन के उसको नेचर भी कह सकते हैं। द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट proposed by A.G. Tansley in 1935। यानी सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था ये वर्ड। अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं कि इकोसिस्टम और network of interaction between organism and their environment in a defined space। यानी वो स्पेस जहां पर, वो जगह, वो डिफाइंड स्पेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हों, उस सिस्टम को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहेंगे। अब ये इकोसिस्टम के, चूंकि अभी हमने डिस्कशन में देखा कि उसके दो पार्ट्स हैं, एक है लिविंग पार्ट और दूसरा है उसका नॉन लिविंग पार्ट, या हम यूं कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दो हैं। एक को हम नाम देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम या एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब बायोटिक फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर्स आएंगे या कंपोनेंट्स आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खा वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है या जो भी है, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स उसमें आएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ दैट इकोसिस्टम उसमें शामिल होंगे, जो कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ मुसलसल इंटरेक्शन में रहते हैं। कोई भी इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है, एक लेक भी हो सकता है, इवन के एक बहुत बड़ा फ्यू थाउजेंड स्क्वायर माइल लार्ज एक फॉरेस्ट भी हो सकता है। बायोटिक फैक्टर्स ये थोड़ा सा ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, और ये वाला थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये बायोटिक फैक्टर्स है। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन से शामिल है? इसमें सनलाइट आपको पता है नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन दी सनलाइट पर। टेम्परेचर, हर इकोसिस्टम में टेम्परेचर भी वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है। जिस तरह के अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम देख लें, या सेवाना इकोसिस्टम देख लें, या रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देख लें, उसका एनुअल या डेली या मंथली एवरेज टेम्परेचर देख ले, तो वो एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम से वेरी करता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, ये जो रेनफॉल है या हेल स्टोन्स है या स्नो है,
या फॉग मिस्ट वगैरह जो है, ये तमाम के तमाम कलेक्टिवली उसमें शामिल है, प्रिसिपिटेशन में शामिल है। एक इन्वायरमेंट में, डेजर्ट इन्वायरमेंट में रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो है कम होती है एज कंपेयर टू एक रेन फॉरेस्ट की अगर हम एग्जांपल ले ले तो वहां पर एनुअल रेनफॉल तकरीबन 1500 मिलीमीटर तक हो सकती है। वाटर और मॉइस्चर, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट्स, फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ये भी एक इकोसिस्टम के दूसरे इकोसिस्टम से वेरी करते हैं। जिस तरह डेजर्ट इकोसिस्टम है और एक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, या इवन एक लेक इकोसिस्टम है, या पॉन्ड इकोसिस्टम है, या ओशन इकोसिस्टम है, मेरीन वाटर इकोसिस्टम है, या कोई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, वहां पर जो वाटर कंटेंट्स हैं और एक डेजर्ट में जो वाटर कंटेंट्स है, वहां पर वाटर कंटेंट्स एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ होंगे। जब ये और साइल, इसके अलावा केमिकल कंटेंट्स या साइल न्यूट्रिएंट्स या उसकी पीएच, साइल की एसिडिटी, साइल में ऑर्गेनिक मेटल की कंटेंट्स कमी बेशी, या साइल की टेक्सचर और उसका स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू द अदर। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स जाहिर बात है अगर वेरी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से वहां पर जो बायोटिक फैक्टर्स होंगे, जो लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम होगा, वो भी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में वेरी कर रहे हैं। किसी भी एक नॉर्मल आइडियल इकोसिस्टम का में ये बायोटिक कंपोनेंट्स ये होंगे। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। दीज आर दी बायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें फर्स्ट वन है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ये 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम होते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिस तरह वो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड एनर्जी। इसमें तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, खा वो यूनिसेलुलर है या सिंपल मल्टीसेलुलर है या कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स इस इन्वायरमेंट में इस बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। जब ये होंगे तो जाहिर बात है उसके साथ इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पर, या सिंपल अगर हम इनको प्रोड्यूसर्स ही कह दें, तो इन पर डिपेंड करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। उन सब को हम एक साथ नाम देते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अगेन डिवाइड हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जो कि इन 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी ये अपनी फूड एनर्जी या फूड जो है, हर्बीवोरस जो है, तमाम के तमाम फूड मटेरियल वो यहाँ से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या सिंपल प्रोड्यूसर से हासिल कर रहे हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स से हासिल कर रहे हैं। हर्बीवोरस की अगर हम एग्जांपल ले लें तो गोट, शीप एटसेट्रा, ग्रास हॉपर वगैरह जो है वो किसी इकोसिस्टम के हर्बीवोरस में शामिल हैं। कार्निवोरस यानी मीट ईटिंग एनिमल्स या कंज्यूमर्स, वो कार्निवोरस वो एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस पर डिपेंडेंट हैं, जिस तरह के कैट्स एटसेट्रा जो है, या लाइन या डॉग्स एटसेट्रा, या जैकाल किसी भी इकोसिस्टम में, या शार्क्स वगैरह अगर हम मैरीन इकोसिस्टम की बात कर लें, तो दीज आर, या इवन टर्टल्स एटसेट्रा, कुछ स्नैक्स वगैरह, एक्वेटिक स्नैक्स, दीज आर द कार्निवोरस एंड दे डिपेंड ऑन द हर्बीवोरस organisms of that ecosystem for their food energy. Omnivorous वो organisms जो कि primary producers, यानी वो green plants को भी as a food use कर सकते हैं और herbivores को भी as a food use कर सकते हैं। Even के carnivores को भी वो as a food use कर सकते हैं। Well known example है इसके polar bear, इसका example है ह्यूमन बीइंग, इसके एग्जांपल है डिट्राइटिवोर्स या डिकम्पोजर्स, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है। इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स, तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स
जो इन ऑर्गेनिजम्स का प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का हो या हर्बीवोरस का हो या कार्निवोरस हो या ओमनिवोरस हो, इनके डेड बॉडीज को वो उनकी डीकम्पोजिशन का काम कर रहा है, या इनके इनके बॉडी पार्ट्स अगर वाटर में या सॉइल में आ जाएं तो उनकी डीकम्पोजिशन करता है। तो डीकम्पोजर्स स्मॉलर है, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। इसमें फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, इसमें ये मेंबर्स वेल नोन मेंबर्स हैं। डिट्राइटिवोर्स या डीकम्पोजर्स ये ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें शामिल है नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यानी एक तो नेचर में जो नेचुरली मौजूद है दुनिया में, वो रन कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम या इसको अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम। और सेकंड पार्ट है इकोसिस्टम को का यानी टाइप्स है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें ग्रुपलैंड इकोसिस्टम क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, या कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड अगर कोई बना ले, या गार्डन भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ये एक एग्जांपल है। इस तरह नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जिसमें यानी वाटर बहुत ज्यादा ना हो, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और डेजर्ट उसमें शामिल है। सेकंड टाइप है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हो। इसको हम दो बड़े ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा है मैरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अगेन इज डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लोटेक इकोसिस्टम, लोटेक वो जो रनिंग वाटर पर कंसिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम, स्प्रिंग है, कोई स्ट्रीम है या कोई रिवर है। एंड लैंटेक इकोसिस्टम विच इज मेड अप ऑफ स्टैंडिंग वाटर, फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड हो या लेक्स हो, these makes lentic type of ecosystem, aquatic ecosystem। या ponds, pools, puddles, ditch, swamp, etc. उसकी एग्जांपल है। मैरीन वाटर इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल डीप बॉडी, ओशन, शैलो। मैरीन वाटर यानी जिसमें साल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो, उस वाटर को हम, उस इकोसिस्टम को हम मैरीन वाटर इकोसिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल है डीप वाटर, डीप बॉडी ओशंस, shallow one seas or estuaries etc. are well known example of the marine types of aquatic ecosystem.